हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और बार इस नए वीडियो में। और आज के इस पाइथन बेसिक के कोर्स में 6th लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं पाइथन में डिसीजन मेकिंग। यानी कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, हम कैसे डिसीजंस लेते हैं, वही प्रोसेस हमें पाइथन को बताना है कि कैसे आपको डिसीजन लेना है। तो पाइथन में डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए, यानी कि अगर कोई एक कंडीशन है वो अगर ट्रू है, कोई एक कंडीशन अगर सच है, सही है, तो हम कोई एक सेट ऑफ टास्क कंप्लीट करेंगे। अगर वो फॉल्स होती है तो या तो हम कुछ नहीं करेंगे या फिर दूसरा कोई टास्क कंप्लीट करेंगे। तो यही होती है डिसीजन मेकिंग, यानी कि तय करना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, यही तय करना। इसी डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। तो पाइथन में हम कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो चलिए आज के इफ़, एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट वाले टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आना है क्रोम पर और इस प्लेलिस्ट के लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस पर आकर प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है यहाँ से। और जब आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेंगे तो आपको डेली जो वीडियोस आएंगे उनको देखते रहना है और इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करना है। मैं पूरा पाइथन बेसिक का कोर्स चला रहा हूँ यहाँ पे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बता दूं, अगर आपको बीच में कोई वीडियो मिल जाता है तो इसको देख सकते हो, लेकिन शुरुआत से देख लोगे तो अच्छा रहेगा। पूरा कोर्स डिटेल में है यहाँ पर और मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो इसको सेव कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे से आगे डिटेल वीडियोस मिलते रहें पूरे पाइथन बेसिक कोर्स के। अब मैं आ गया हूँ पाइथन पर और मैं शुरू कर सकता हूँ अपने कोर्स के साथ में। तो अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, डिसीजन मेकिंग। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डिसीजन मेकिंग इन द सेंस क्या। तो अगर बाई चांस मैंने आपसे कहा कि एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है पाइथन की मदद से जिसमें आपको यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा, आपको बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। वो नंबर इवन होगा या ऑड होगा ये तय करना आपके प्रोग्राम का काम होगा। क्योंकि जब आप उसके अंदर कुछ कोड के अंदर तो कर नहीं सकते। अगर आपने एक बार प्रोग्राम को रन कर दिया, अब आपने नंबर एंटर कर दिया, उसके बाद तो प्रोग्राम ही करेगा जो करेगा। आप उस वक्त तो उसके कोड को बता नहीं सकते कि ये सच है कि गलत है, इवन है कि ऑड है, और बताना है भी नहीं। ओके, तो आपके प्रोग्राम को ये कैसे करना है, ये डिसाइड आपके प्रोग्राम को करना पड़ेगा। अगर नंबर इवन है तो वो करे प्रिंट इवन, अगर नंबर ऑड है तो वो प्रिंट करे नंबर इज ऑड। ओके, तो ये डिसीजन मेकिंग कैसे हम प्लॉट करेंगे पाइथन में, देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इनपुट ले लूँगा इंटीजर टाइप का, क्योंकि मुझे नंबर लेना है। ए इक्वल्स इनपुट, यहाँ पर मैंने लगा दिया और मैंने ले लिया एंटर अ नंबर। ओके, लेकिन मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ INT लगा दूंगा शुरुआत में, और इसके एकदम एंड में भी मैं INT लगा दूंगा। INT मतलब इन द सेंस इसका ब्रैकेट मैं एंड कर दूंगा। ओके, तो A इक्वल्स INT के अंदर इनपुट के अंदर एंटर नंबर, ये ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ ये सब चीज़ें पहले भी। तो A इक्वल्स INT इनपुट हमने ले लिया। अब एक इंटीजर नंबर हमारे पास है। अब हमको चेक करना है कि क्या ये इंटीजर इवन है। अगर वो इवन होगा तो वो इवन ही होगा, और अगर वो इवन नहीं होगा तो डेफिनेटली वो ऑड ही होगा। तो हमें क्या करना है, इफ़। अब यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट मैंने लगा दिया, इफ़, ठीक है, ये एक कीवर्ड है। इफ़ के आगे आपको कंडीशन लिखनी है। मैं पहले आपको सिंटैक्स बता देता हूँ एक कमेंट के जरिए। मैंने लिखा इफ कंडीशन कॉलन, और फिर मैं इसके नीचे फिर से इंडेंट और कमांड। ओके, इस तरीके से हम बनाते हैं इफ स्टेटमेंट को। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये देखो इंडेंट क्या होता है। इंडेंट कोड ब्लॉक्स को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इंडेंट कुछ नहीं है, 4 स्पेसेस है कॉन्जिक्यूटिवली, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, ये हो गया इंडेंट। इसकी जगह आप सीधे टैब दबा के इंडेंट इंक्रीज कर सकते हैं, बैक स्पेस दबा के इंडेंट डिक्रीज कर सकते हैं। इंडेंट का यूज क्या होता है, इंडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथन में। इंडेंटेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म है इंडेंटेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेंटेशन। ओके, तो ये जो इंडेंटेशन है इसका क्या काम होता है कि ये पाइथन के अलग अलग कोड ब्लॉक्स को सेपरेट करने का काम करता है। मतलब कि अगर आप इफ स्टेटमेंट लिख रहे हो तो कौन सा कोड इफ स्टेटमेंट के अंदर आएगा, कौन सा कोड इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, कौन सा कोड फॉर लूप, कौन सा कोड जो है वो फॉर लूप का पार्ट है, कौन सा फॉर लूप का पार्ट नहीं है। यानी कि कोई भी अगर हम स्टेटमेंट लगाते हैं जिसके अंदर अपन को डिपेंडेंट कोड कोई देना है, उसके चाइल्ड कोड कोई देना है, तो वो फिर हम इंडेंटेशन की मदद से करते हैं। मतलब मैं इंडेंटेशन आपको यूज़ करके दिखाता हूँ अभी कैसे हम करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम आगे बनाऊँगा। इफ़ ए मैंने लिख दिया। अब हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे, कौन सा, हम यूज़ करेंगे %। तो ये ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। अभी तक मैं शायद ऑपरेटर का कोई वीडियो लाया नहीं हूँ। मैं लिखूँगा इफ़ a% इक्वल 0 कॉलन। अब इसका क्या मतलब हुआ, शुरुआत में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास। ओके,
सब कुछ आपको मैं धीरे धीरे बताता हूँ। यहाँ पे a%2 = 0, इसका मतलब ये हुआ कि a को 2 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आया, लॉन्ग डिवीजन करते हैं ना हम, तो जो डिवाइड करने के बाद में नीचे रिमाइंडर बचता है ना, कभी तो वो 0 होता है, कभी वो 0 नहीं होता है। तो अगर a को 2 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर जो आया, रिमाइंडर कैसे मिलेगा? रिमाइंडर इस परसेंट की वजह से मिलेगा। यानी परसेंट क्या करता है? परसेंट डिवीजन के बाद में क्वोशिएंट को रिटर्न करने की जगह पे रिमाइंडर को रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, इसको मैं कह दूं दिस इज मॉड्यूलस। ओके, और यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ परसेंट सिंबल यहाँ पे। ओके, दिस इज मॉड्यूलस। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? मॉड्यूलस क्या कर रहा है? रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। ओके, डिवीजन के बाद में रिमाइंडर को रिटर्न करेगा। ओके देन मैं इसको यहाँ पर नीचे कर देता हूँ। हाँ, आफ्टर डिवीजन टू डू लगाओ, इस पर हाईलाइट करो। हाँ, तो इन कमेंट्स के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा जो कोड है वो बहुत हौच पौच हो जाए और आपको इस चक्कर में दिक्कत हो, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारे जो मैंने कमेंट्स लिखे हैं, इन कमेंट्स को मैं एक जगह नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, आपकी नोटपैड फाइल में डाल दूंगा और प्रोग्राम को हम अपना अच्छा ही रखते हैं। तो प्रोग्राम हमने ये ऐसे कर दिया यहाँ पे, और इसको हटा देते हैं। एक एंटर यहाँ प्रेस करेंगे और यहाँ मैंने लिख दिया पास। ओके, तो अब आप क्या समझे? ये तो रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है। इक्वल इक्वल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपेयर करो कि जो वैल्यू राइट साइड में है और जो लेफ्ट साइड में है, मतलब ये जो वैल्यू है, ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू अगर राइट साइड वाली वैल्यू के इक्वल है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ट्रू और फॉल्स का इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है ये तो आप सभी जानते हैं, तो कुछ वैसा ही मीनिंग पाइथन में भी होता है। तो यानी कि अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारे पास हो जाएगा क्या स्टेटमेंट? इफ ट्रू, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट हमारे पास में हो जाएगा। तो इसके बाद में हमें क्या करना है? ये कॉलन लगाने का ध्यान रखना है। इक्वल इक्वल 0 कर दिया, यानी कि इसका मतलब है कि अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या करो? तो मैं यहाँ पर पास नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट नंबर इज इवन। ओके, तो मैंने प्रिंट कर दिया नंबर इज इवन। फिर मैं लगाऊंगा एल्स। अब अगर नहीं आ रहा है, एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं लगती, ध्यान रखना। अगर नहीं आ रहा है, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, प्रिंट नंबर इज ऑड। ओके, तो यानी कि अगर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है इसकी कंडीशन ट्रू निकलने के कारण, ओके, अगर इसकी कंडीशन ट्रू निकलने के कारण इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है इसका मतलब यह है कि इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो यानी कि अगर नंबर इवन होगा तो 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 ही तो होगा, और अगर उसका रिमाइंडर 0 होगा तो प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि नंबर इज इवन। नहीं होगा तो प्रोग्राम को पता चल जाएगा नंबर ऑड है, तो वो प्रिंट कर देगा नंबर इज ऑड। ओके, ये मैंने कर दिया। इसको हम अगर रन करके देखें अभी यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं एक बार इसको रन करके। एंटर नंबर आ रहा है, मैंने एंटर किया 17, ये कहेगा नंबर इज ऑड। ठीक है भाई, 17 ऑड नंबर है। अब मैं एंटर करता हूँ 8 एंटर करूँगा जैसे ही, ये कहेगा नंबर इज इवन। देखो 8 एक इवन नंबर है, नंबर इज इवन। इस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग बनाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा कोड है मैं ये नोटपैड में दे देता हूँ और अब आपको बताता हूँ एलिफ क्या होता है, एलिफ का क्या चक्कर है। इसको पूरे को यहाँ से कट करके, ये नोटपैड फाइल जो मैं बना रहा हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। ओके, अब सपोज मेरे को एक दूसरा प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे ये बताना है कि 2 नंबर एंटर करेगा यूज़र। मुझे ये बताना है कि वो दोनों नंबर में से कोई एक बड़ा है या छोटा है या इक्वल है। मतलब कि जैसे ए और बी 2 नंबर हो गए तो प्रोग्राम ये प्रिंट करेगा कि ए ग्रेटर देन बी या फिर ए लेस देन बी या फिर ए इक्वल टू बी। यानी कि 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, 2 नंबर या तो एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा या दोनों इक्वल होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a इक्वल्स INT इनपुट एंटर नंबर, और बस बिल्कुल जैसे मैंने a को इनपुट ले लिया वैसे ही मैं b इक्वल्स INT इनपुट
एंटर अनदर नंबर। ओके, ए और बी मेरे पास 2 नंबर्स हो गए। अब मुझे चेक करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, वही बात हो गई, ये कंडीशन है। अगर ए बी से बड़ा हुआ, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, देन प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन इस तरीके से करना अच्छा नहीं लगता। ए और बी क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, हमें देना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम क्या देंगे यहाँ पर, एक सिंपल कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन कैसा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कॉन्कैटिनेशन इससे पिछले वाले वीडियोस में बता दिया है आपको। मैं लिखूँगा ए, ओके, अब ए का एंटी है तो मैं इसको एस टी आर दे दूँगा। एस टी आर मैंने दे दिया, ठीक है, तो यानी कि अब ये स्ट्रिंग बन गया। एस टी आर फंक्शन के अंदर ए लिखा, ये एक स्ट्रिंग बन गया। ए की वैल्यू जो भी होगी इंटीजर होगी, अब वो स्ट्रिंग बन गई। मैं इसमें कॉन्कैटिनेट कर दूंगा एक स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन स्पेस, फिर मैं इसमें कॉन्कैटिनेट करूंगा एस टी आर बी, फिर मैं इसमें एक फुल स्टॉप कॉन्कैटिनेट कर दूंगा एट दी एंड, और ये काम हो गया। ओके, तो होगा क्या, ए की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद एक स्पेस लगेगा, इज ग्रेटर देन, फिर एक स्पेस लगेगा, और बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ऐसा बढ़िया सा सेंटेंस बन जाएगा। कैसा बनेगा ये मैं बताता हूँ, नीचे कमेंट लिख के आपको। ये बनेगा, सपोज मैंने ए एंटर किया 15 इज ग्रेटर देन 7, कुछ इस तरह का सेंटेंस ही बनेगा। ओके, तो आप देख लेना इसको आगे। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ एलिफ। एलिफ का मतलब है अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, पहली कंडीशन सही नहीं है, तो आप चेक करो कि दूसरी कंडीशन सही है, ठीक है। मैं करूँगा ए इज इक्वल टू बी, यानी कि अगर ए और बी इक्वल है तो मैं प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट में क्या करूँगा, बोथ आर इक्वल। अब यहाँ पर मेरे को दोनों नंबर्स को लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं। ओके, तो कोई एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं है, फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो वैसे ही जैसे हमने इधर किया कॉन्कैटिनेट करके। एल्स पार्ट में लगा दूंगा। अब यार ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी के इक्वल भी नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है कि बी ए से बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही कुछ करूँगा जैसा कि मैंने इफ़ पार्ट में किया है। मैं लिखूँगा एस टी आर बी प्लस इज लेस, या लेस नहीं लिखूँगा मैं, ग्रेटर लिखूँगा देन, प्लस एस टी आर ए प्लस एक फुल स्टॉप लगा दूंगा मैं यहाँ पे। ये हो गया। ओके, इसका क्या मतलब हो, यहाँ पे बनेगा सपोज 7 इज ग्रेटर देन 6, इस तरह का कुछ बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एल्स पार्ट मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ये मेरा पूरा बन चुका है। एल्स में कंडीशन नहीं आएगी, इफ़ और एलिफ में कंडीशन आएगी। इफ़ के बाद आप डायरेक्ट एल्स लगा सकते हो, इफ़ के बाद आप एलिफ लगा के छोड़ भी सकते हो, एल्स ज़रूरी नहीं है। इफ़ के बाद आप कुछ नहीं लगा के केवल इफ़ भी छोड़ सकते हो, लेकिन आप कभी भी डायरेक्ट एलिफ नहीं लगा सकते, कभी भी डायरेक्ट एल्स नहीं लगा सकते। आपको इफ़ से ही स्टार्ट करना है। और इस तरह की टेंडेंसी जो डिसीजन मेकिंग टेंडेंसी है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये जो हम कर रहे हैं ना, इफ़ एलिफ एल्स, इसको कहते हैं ब्रांचिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट्स या सिंपली ब्रांचिंग। ये है ब्रांचिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स और सिंपली ब्रांचिंग। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक टू डू लगा के इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, ओके, तो मैं इसको रन करके देख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने पहला नंबर एंटर किया 5, दूसरा नंबर एंटर किया है 23। मेरे को आउटपुट क्या मिला है, 23 इज ग्रेटर देन 5। अब ये किधर से मिला होगा, देखो 5 ए था, बी था 23, तो ए ग्रेटर देन बी ये तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी ये भी नहीं हुआ। तो ये जो मेरा स्टेटमेंट आया ये आया एल्स पार्ट से। अब मैं फिर से इसमें एंटर करता हूँ। अब की बार मैं बड़ी वैल्यू पहले एंटर करूँगा 54, और यहाँ मैंने बी को 0 ही कर दिया। अब देखो 54 इज ग्रेटर देन 0। अब मैं इक्वल भी एंटर कर सकता हूँ। सपोज मैं दोनों ही टाइम 28 एंटर करता हूँ। 28 यहाँ लिखा बोथ आर इक्वल। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। ओके, पहले एक और बार मैं आपको रिवाइज करा दूँ। अगर ए बी से बड़ा है तो ये कर दो, अगर नहीं है तो चेक करो क्या ए बी के इक्वल है, तो ये कर दो। अगर ये भी नहीं है तो फिर कुछ भी हो ये कर दो। ओके, यानी कि कुछ ना कुछ होगा इन तीनों में से। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों में से कोई ना हो। अगर ऊपर वाले दो नहीं होंगे तो नीचे वाला एक होगा।
ओके, ये भी मैं पूरा का पूरा नोटपैड में डाल देता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इफ़ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। और ये नोटपैड फाइल आप डाउनलोड कर लो, प्लेलिस्ट को सेव कर लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।